नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है। तो 746 वाट को एक अश्वशक्ति कहा जाता है। 746 वाट को एक अश्वशक्ति कहा जाता है। और अश्वशक्ति का माप, अश्वशक्ति जो है ये शक्ति की मापन इकाई है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को न्यूटन के पहले नियम के द्वारा जो है हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। क्योंकि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड और यहाँ टाइम दिया हुआ है 3 सेकंड। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। चूँकि हमको ऊंचाई निकालनी है तो हम जानते हैं कि h बराबर ut माइनस हाफ GT² होता है, और इसी फार्मूले में हम u के जगह पे 20 रख देंगे और t की जगह पे 3 रख देंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा वह आंसर h जो है h इज इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह क्या है। तो वह होता है विकिरण और रक्त पायरोमीटर। विकिरण और रक्त पायरोमीटर जो है इसको बिना स्पर्श किए जो है किसी भी समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल या बहिर्मंडल, इन सभी मंडलों का जो है तापमान इसके माध्यम से निकाला जा सकता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे कम वायु में होता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह होगा उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए जो है पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा जो है ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना है। तो चूंकि दिया हुआ है कि ये जो है श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, तो श्रृंखला में अभी जब भी कोई प्रतिरोध जुड़ा होता है तो उसको R बराबर R1 प्लस R2 वाले फार्मूले से हम इसको तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 10 प्लस 20 यानी कि 30 ओम जो है ये हो जाएगा R की वैल्यू। तो अभी तो हमने R की वैल्यू निकाली है। फिर जो है हम क्या करेंगे, धारा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपान R। I बराबर होता है V अपान R। I बराबर V अपान R। I बराबर V अपान R। तो इसमें चूंकि हमने R की वैल्यू निकाल लिया, R का मान 30 आया है, V का मान इसमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो हम निकालेंगे I। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V की जगह पे कितना 6 और R की जगह पे 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 कम 6, 6 पचे 30, यानी कि ये आ गया 1/5। और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2, यानी कि 0.2 एंगस्ट्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 0.2 जो है ये ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा
दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? तो परिपथ का प्रतिरोध जो है हमेशा समान रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भी आर बराबर भी अपान आई होता है। और इसी फार्मूले से हम जो है परिपथ और किसी परिपथ में विभवांतर और धारा का जब हम अनुपात लेते हैं तो जो आर का मान होता है ये हमेशा कांस्टेंट आता है। और हम विभवांतर और धारा का मान चाहे 2 गुनी 3 गुनी चाहे जितनी भी गुनी कर लें तो जो प्रतिरोध का मान होगा वो हमेशा समान होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम इसमें विद्युत पंखा करता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर किस दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है? फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर किस दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है? तो यह जो है हमेशा दक्षिण दिशा में झुका होता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में कभी भी जो है समतल प्लेट रखेंगे तो हमेशा दक्षिणी दिशा में ही जो है वह झुकेगा, क्योंकि चुंबक हमेशा नॉर्थ और साउथ की ही तरफ जो है अपना नेचर प्रकट करता है। चलिए हम बात करते हैं अगला, रिवाल्वर का खोज किसने किया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रिवाल्वर का खोज जो है सैमुअल कोल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोनोग्राफी का उपयोग क्या है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग होता है किसमें? तो इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसे नष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें से जो है रिवर्स पराशर जो है इसका प्रयोग जो है जल को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। रिवर्स पराशरण का प्रयोग जो है जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, यन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यन कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगला है, जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। यानी कि जिस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन शून्य हो जाए, यानी कि उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, तो उस तापमान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, क्षार सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देते हैं? तो क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को नीले रंग में बदल देते हैं। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम जो है पहला धातु तत्व है, तो इसका करेक्ट आंसर लिथियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बच सके, यानी कि आग पकड़ने से बचे, इसीलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। अगला है, सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो सीसा पेंसिल में शीशे का जो प्रतिशत होता है वह 0 होता है, क्योंकि पेंसिल का निर्माण तो ग्रेफाइट से होता है, यानी कि इसका जो है ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान रहता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है ये क्लोरीन जो है ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कि विद्यमान रहता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र CaO Cl2
2 होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है और इसका अगर रासायनिक नाम कहा जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है और इसका जो उपयोग है इसका उपयोग जो है क्लोरीन एजेंट के रूप में भी जो है किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि मीथेन गैस जो है इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन गैस यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में कोई अम्ल या अगर हम क्षार मिलाते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जाइलम जो है ये सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित रंगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? यानी कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता के आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संपत्ति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक विकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मार्सुपियल्स का कौन सा उदाहरण है? तो कंगारू जो है मार्सुपियल्स का उदाहरण है। ये जो है मार्सुपियल्स जो है उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि प्लाज्मा में 92 यानी कि 92% जो है जल की मात्रा होती है और 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम ये सब मिले होते हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले की। तो निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास जो है किस में शामिल हो जाते हैं? तो जो छोड़ा गया श्वास होता है वह हो जाता है नाइट्रोजन में शामिल हो जाता है। यानी कि नाइट्रोजन छोड़े गए श्वास में शामिल हो जाता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ दृष्टि सर्वाधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो रेटिना का वह क्षेत्र जहाँ पे दृष्टि सर्वाधिक होती है तो उसे गर्तिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गर्तिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? कौन जो है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? तो शिरा मांसपेशियों को जो है क्या करता है? हड्डी से जोड़ता है। नेक्स्ट है HDH का पूरा नाम क्या होगा? तो HDH का पूरा नाम होगा डाईयूरेटिक हार्मोन जो है AHD का जो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा
जो क्या करता है कि गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ADH जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है, तो गुर्दे द्वारा जो शरीर में पानी की मात्रा होती है उसको ये कंट्रोल करता है। अगला है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। अगला है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है, तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। ये मादा प्रजनन कोशिका का नाम जो है अंडा है। नेक्स्ट, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, तो किस रोग में जो है डीपीटी का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, एलिसा निम्नलिखित में से जो है यह क्या है, तो यह जो है ये एक प्रकार का जांच है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि एड्स का पता लगाया जाता है। एलिसा एक टेस्ट है, एक जांच है जिसके माध्यम से एड्स का पता लगाया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि मेलियोडोसिस क्या है, तो मेलियोडोसिस जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है। मेलियोसिस जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा होता है, तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे कवक जो अपने भोज के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें हम एंटोमोपैथोजेनिक कहते हैं। एंटोमोपैथोजेनिक जो है कहा जाता है। अगला है आवृतबीजियों के प्रजनन अंग क्या होते हैं। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग क्या होते हैं, तना होता है कि जड़ होता है कि फूल होता है कि पत्तियां होती हैं, तो इनके जो प्रजनन अंग होते हैं ये होते हैं फूल, यानी कि आवृतबीजियों के प्रजनन अंग फूल होता है। इसी के अंतर्गत उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें बीज सदैव फल के अंदर होते हैं। ये शाक, सब झाड़ियाँ तथा वृक्ष तीनों प्रकार के हो सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है, तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है श्वसन की प्रक्रिया में निर्मित होती है। नेक्स्ट है वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, तो वह पौधा कौन है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि ये पौधे जो है बीज के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, ये जो है जड़, तना, पत्तों से ये पौधे जो है विकसित होते हैं। तो उनकी जो प्रक्रिया होती है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पपीता बीज से होता है, यानी कि इसमें कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, जबकि केला, गुलाब, नारंगी ये सभी जो हैं जड़, तना, पत्ते के द्वारा ही जो है ये विकसित हो जाते हैं। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि वनीला जो है ये घ्राण सूचक होता है। नेक्स्ट है किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया था, तो सर्वप्रथम इसका आविष्कार जो है जॉन होप्स ने किया था। इनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर होप्स है और इन्होंने ही जो है सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया था। पेसमेकर का प्रयोग करते क्यों है, तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो
तो इसका जो है पक्षी विज्ञान वाला ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यानी कि स्टार्च। पौधों में ये जो है कार्बोहाइड्रेट का काम करते हैं और इन्हें जो है स्टार्च कहा जाता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है। BMI मोटापे को नापने के लिए BMI का प्रयोग किया जाता है और BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स BMI का फुल फॉर्म होता है, बॉडी मास इंडेक्स। यह जो है BMI का फुल फॉर्म होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करना है। त्वचा का संबंध किससे है, तो त्वचा का संबंध है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यह जो है क्या है, ये वसी ऊतक है, यानी कि ये वसी ऊतक है। त्वचा का जो है वसी ऊतक हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस। उपास्थि का संबंध किससे है, तो जोड़ों की सतह से है। उपास्थि का संबंध जोड़ों की सतह से है। नेक्स्ट है कंकालीय मांसपेशियों का संबंध किससे है, तो यह है स्ट्रेइटेड मांसपेशियों से। और सबक्यूटेनियस परत का संबंध वसीय ऊतक से है। तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 1 का बी 2 का डी और 3 का सी और 4 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। धन्यवाद।